हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे और आप कोई सा एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के वीडियो बना दिए हैं, है ना। ये हिस्ट्री का मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, है ना। तो अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पहली साइट थी वो थी आपकी हड़प्पा। क्या थी आपकी? हड़प्पा, है ना। तो हड़प्पा साइट जो है 1921 में सबसे पहले डिस्कवर की गई थी। इस कारण से हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसे बोला जाता है। तो 1921 में ही आपको क्या याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, क्योंकि सबसे पहली जो साइट थी वो कौन सी खोज हुई थी? हड़प्पा। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। किसके क्या द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की या सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट खोजी गई थी हड़प्पा। तो इसका जो आंसर है 1921 है। सेकंड जो साइट है वो 1922 में खोजा गया था मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कब खोजी गई? 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा, है ना। राखल दास बनर्जी के द्वारा ये दूसरी साइट खोजी गई। तो ये दो व्यक्तियों का नाम तो आप याद रखेंगे। देखिए, हम जो ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन तो ठीक है, इसके साथ हम एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देखेंगे। जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको अच्छे से पता होगा। तो एक क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट कब डिस्कवर की गई? हड़प्पा। इस कारण से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन ही बोला जाता है या सिंधु घाटी सभ्यता ही बोला जाता है। सेकंड साइट जो है 1922 में क्या डिस्कवर की गई? मोहनजोदाड़ो, है ना। इसको किसने डिस्कवर किया? राखल दास बनर्जी ने। इसको किसने किया? दयाराम साहनी ने। एक व्यक्ति का नाम आप याद रखेंगे, जॉन मार्शल, है ना। जॉन मार्शल एक व्यक्ति का नाम आप और याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, उस समय इंडिया जो है वो ब्रिटिश के कब्जे में था। तो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके जो हेड थे, है ना, वो कौन थे? हमारे जॉन मार्शल। तो 1924 में, है ना, पहले 1921 में ये आपके हड़प्पा डिस्कवर की गई, 1922 में आपकी मोहनजोदाड़ो डिस्कवर की गई, और 1924 में ऑफिशियली जो है बोल दिया गया कि हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी जिसका नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता इसकी नाम थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन जो है ये है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए, वेद जो भी हमारे मोस्टली किस में लिखे हुए हैं? संस्कृत भाषा में। और जहां तक ऋग्वेद की मैं बात करूं तो ऋग्वेद जो है हमारा सबसे ओल्डेस्ट है। ऋग्वेद सबसे क्या है? पुराना है। 4 वेद है टोटल, इसमें ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल आपको देखने को मिल जाएंगे। 10 मंडल मतलब चैप्टर, आप समझिए, है ना। 10 मंडल या चैप्टर। ये बायलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगे। इसमें सूत्र जो है ये 1028 आपको इसमें हाइम्स मिल जाएंगे, है ना। हाइम्स या सूक्त आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, टोटल कितने वेद है? तो याद रखेंगे टोटल वेद जो है हमारे 4 हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में बात हो रही है। ये किस भाषा में लिखा है? आपका संस्कृत में। सबसे पुराना भी कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया जो है आपका कौन सा है? अथर्ववेद को सबसे नया माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये हिस्ट्री जो है इसमें मैंने एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न सभी के क्वेश्चन डाले हैं ताकि सारे कवर हो जाए। और वैसे क्वेश्चन डाले हुए हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना कहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो देखो, जन्म की अगर मैं बात करूँ तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कब हुआ था? तो यह हुआ था 563 BCE में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जिसको महापरिनिर्वाण बोला गया। 483 BC में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में, है ना। ये अपने घर से 29 ईयर के एज में निकले और 6 साल के बाद मतलब 35 ईयर के एज में इनको बोध गया में क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ। इतनी चीजें तो आपको बिल्कुल याद रखना है। इन सभी चीजों से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में है। कुशीनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इतनी चीजें बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? देखिए,
अगर इसमें इस टाइप से क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में अगर महावीर है तो आप महावीर ही लगा के आना। वैसे ये 24वें तीर्थंकर थे। कितने? 24वें तीर्थंकर थे। पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? ऋषभनाथ। तो फाउंडर इनको बोला जाता है, लेकिन रियल फाउंडर अगर आपसे पूछा जाए, रियल फाउंडर, तो क्या याद रखते हैं? महावीर ही याद रखते हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, है ना। गौतम बुद्ध तो बौद्ध धर्म से थे। तो ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के जो है संस्थापक, ओरिजिनल संस्थापक किसको बोला जाता है? महावीर को ही बोला जाता है। तो इनके बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें हम थोड़ी सी देख लेते हैं। महावीर के बारे में भी हम चीज़ें देख लेते हैं। अब देखिए महावीर के बारे में कुछ चीज़ें आप याद रखोगे, जैसे इसमें इनका जो जन्म हुआ था, महावीर का जो जन्म हुआ है, ये आप याद रखोगे कि 599 BC में हुआ है। ठीक है, 599 BC में। कहाँ? कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम, ठीक है। कुंडल ग्राम कहाँ है? कुंडलपुर। वैसे इसको आज का जो रिसेंट आप देखोगे तो कुंडलपुर बोला जाता है, कुंडलपुर, है ना। बाकी पहले कुंडल ग्राम कहाँ? बिहार में। इनकी अगर डेथ की मैं बात करूं तो इनकी जो डेथ हुई थी, डाइड 527 BC में, है ना। कहाँ पे? पावापुरी। कहाँ पे? पावापुरी। पावापुरी आपका कहाँ आता है? बिहार में ही आता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। दोनों का है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। इनकी जन्म और मृत्यु दोनों आप याद रखोगे कहाँ हुआ था? बिहार में। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे हमारे, है ना, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो याद रखोगे गौतम बुद्ध थे, है ना। और जैन धर्म के जो रियल संस्थापक थे वो आपके कौन है? वर्धमान महावीर है। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखोगे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। धनानंद जो है, धनानंद को इनने हराया था। जो नंद डायनेस्टी थी, नंद डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था धनानंद, उसको हरा के किसके हेल्प से? तो याद रखोगे जो हमारे कौटिल्य थे, जिनको चाणक्य बोला जाता है, उनके हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को हरा के किस डायनेस्टी बनाया? कौन सा? मौर्यन डायनेस्टी बनाया। अब देखो मौर्यन डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके कुछ रूलर के बारे में हम देख लेते हैं। अब देखो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मौर्यन डायनेस्टी में जो हमारे रूलर हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। एक सेकंड, हाँ देखिए मौर्यन डायनेस्टी के अगर देखोगे तो इसमें बोला जाता है 320 या 322 कहीं पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ से लेके 185 BC तक क्या था आपका? मौर्यन एम्पायर था। क्या था? मौर्यन एम्पायर था। फाउंडर मैंने आपको बता दिया, फाउंडर जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनकी जो इनिशियल राजधानी थी ये राजगिरी थी, है ना। इनकी इनिशियल राजधानी जो थी ये क्या थी? आपकी राजगिरी थी। तो इसमें कौन कौन से राजा हुए उसके बारे में हम थोड़ी सी लिस्ट देख लेते हैं। देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य 320 या 322 कहीं पे लिखा मिल जाएगा 298 तक। फिर आप देखोगे बिंदुसार, फिर आप देखो ग्रेट अशोक। ये तीन के बारे में तो आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा जो है ये अशोक था। 332 BC तक जो है अशोक ने राज किया। उसके बाद भी राज आए लेकिन उतने प्रभावशाली राजा नहीं थे। तो इन तीनों के बारे में तो आपको याद रखना है। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, है ना। गुप्ता डायनेस्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे इनका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त। कब ये फाउंड किया गया था? ये किया गया था 240 BC में। कब ये फाउंड किया गया? ये फाउंड किया गया आपका 240 BC में। और जो हमारा गुप्ता एम्पायर था, गुप्ता डायनेस्टी जो थी, इसको बोला था गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि गुप्ता एम्पायर के टाइम में ही इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपेंड हुआ था ना। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर ने तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो गुप्ता एम्पायर के टाइम में भी इंडिया बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया था। तो इस कारण से इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। किसको? मतलब जो हमारा गुप्ता डायनेस्टी था इस काल को। ठीक, फाउंडर कौन है इसके? श्रीगुप्त जो है इसके फाउंडर है। कब फाउंड किया गया था? 240 BC में फाउंड किया गया था। इतनी चीजें तो आप याद रखेंगे। इसके भी टाइमलाइन को देख लेते हैं। तो देखो श्रीगुप्त जो है ये 240 में, ठीक है। श्रीगुप्त को के बाद आता है घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, याद रखेंगे, है ना। इसके बाद समुद्रगुप्त, इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, इसके बाद कुमारगुप्त, इसके बाद स्कंदगुप्त, है ना। जो लास्ट रूलर है स्कंदगुप्त। तो आप याद रखेंगे कि स्टार्ट हुआ 240
स्टार्ट हुआ कब ये 240 में, यहाँ से देखो स्टार्ट हुआ 240 में और ये चला कब तक 467 AD तक, है ना। काफ़ी लंबा टेन्योर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार इसको भी देख लेंगे ताकि सारे राजा के बारे में आपको जानकारी मिल जाए, है ना। टाइमलाइन किसका, ये गुप्ता एम्पायर का टाइमलाइन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो अभी देखिए जस्ट ऊपर हम गुप्ता एम्पायर देख रहे थे, एक इसमें हमारा रूलर था, कहाँ गया, इसमें एक जो हमारा रूलर था समुद्रगुप्त, ये देखें नीचे 335 से लेकर 380 AD तक जो है समुद्रगुप्त थे। तो समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता था, भारत का नेपोलियन बोला जाता था। क्यों भारत का नेपोलियन बोला जाता था, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में जो है समुद्रगुप्त ने शासन कर लिया था। नेपोलियन एक राजा था, है ना, उसने बहुत बड़े एरिया में शासन किया था, तो इस कारण से इसको भारत का नेपोलियन बोला जाता था। एक व्यक्ति था VA स्मिथ, इसने बोला था, ये भी याद रखना, ठीक है। एक व्यक्ति था VA स्मिथ जिसने समुद्रगुप्त को क्या बोला था, भारत का नेपोलियन कहा गया था, क्योंकि इसने अपने टेरिटरी को क्या किया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो देखो दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना हुई है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई। किसके द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से कुछ याद आ रहा है, कुतुब मीनार को जो है वो काम जो है स्टार्ट किसने करवाया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। उसको फिनिश किसने किया, इल्तुतमिश ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बेसिकली आता कौन है आपका, इल्तुतमिश आता है ना, कुतुबुद्दीन। अब दिल्ली में टोटल 5 डायनेस्टी रहती है। दिल्ली में टोटल कितनी डायनेस्टी थी, 5 डायनेस्टी। अब देखो कौन कौन सी 5 डायनेस्टी थी। पहला जो है हमारा वो कौन सा था, स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी। और लास्ट में देखो लोदी में ही इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी को ही बाबर हरा देता है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, ये 1526 में, है ना। इसमें इब्राहिम लोदी को हरा के दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। कौन सा आ जाता है, मुगल एम्पायर। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने डायनेस्टी, 5, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, है ना। आप इसको एक बार रोक के अच्छे से देख लेना तो चीजें आपको अच्छे से और याद हो जाएगी। अब देखें ये जो था आप याद रखोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गोरी का स्लेव था। किसका, मोहम्मद गोरी, है ना। मोहम्मद गोरी ने ही भारत को जीता था। तो मोहम्मद गोरी भारत को जीत के वापस चला जाता है, लेकिन उसका एक स्लेव था जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको ये दिल्ली में बैठा देता है। फिर उसी का स्लेव कौन था, इल्तुतमिश। इस कारण से जो दिल्ली में पहली डायनेस्टी आती है उसको क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत आया इंडिया में कब, 1206 में। कब तक चलेगा, 1526 तक चलेगा। तो दिल्ली डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत याद रखोगे 1206 से 1526 तक ये चलेगा। 1526 में अभी आपको मैंने बताया कि फर्स्ट बैटल ऑफ क्या होगा आपका, पानीपत होगा, जिसमें दिल्ली में जो है दिल्ली सल्तनत खत्म और मुगल एम्पायर क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी जो है नोन फॉर विच पॉलिसी, किस पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट था। तो इसने किया था बाजार नियंत्रण नीति, है ना, बाजार नियंत्रण या मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये। क्यों, क्योंकि इसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी में, देखो अलाउद्दीन खिलजी, अब जस्ट इसके ऊपर आ जाओ। सबसे पहले देखो ये खिलजी डायनेस्टी, देखो यहाँ पे सेकंड, स्लेव के बाद खिलजी, खिलजी में जलाउद्दीन खिलजी होता है। जलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन एक राजा बनता है, जलाउद्दीन को मार के अलाउद्दीन खिलजी जो है ये किंग बन जाता है। और ये सभी चीज़ के रेट फिक्स कर देते हैं। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी मतलब ये सभी चीज़ के रेट को क्या कर देंगे, फिक्स। और बाकी हर चीज़ों के लिए अलग अलग मार्केट, मतलब क्लॉथ का अलग मार्केट, ठीक है, जो अनाज होते थे हमारे ग्रेन्स, इसके अलग मार्केट, सब चीज़ के अलग अलग इसने क्या कर दिया, मार्केट बना दिया। और रेट को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और इसके आर्मी में जो लोग थे, है ना, उसमें भी ये एक दाग प्रथा इसने चलाया था ताकि इसको पता चल जाए कि ये लोग हमारे हैं। घोड़ों पे भी इसने क्या कर दिया था, एक अलग तरीके से सिंबल डाल दिया था ताकि इसको ये सारी चीज़ें पता चल जाए। तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो है किसके द्वारा लाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने क्या किया कि सभी जो प्राइस को कंट्रोल कर दिया। ठीक है, ये आप देख सकते हो आपके सामने मॉडर्न डे वाले जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के फोटो हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है, तो अब जस्ट हमने ऊपर देखा कि 1526 में 1526 में क्या होगा आपका? पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो है फर्स्ट युद्ध होगा। अभी मैंने बताया किसके बीच? इब्राहिम लोदी, लास्ट जो राजा था उसका नाम क्या था? इब्राहिम लोदी, लोदी डायनेस्टी का आखिरी राजा, और किसके बीच? बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में क्या होती है आपको? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखो डेट याद रखना है, वो भी याद रखो, 21 अप्रैल, है ना। बाकी ईयर तो आपको याद रखना है। तो इसमें जीत कौन जाता है? बाबर। और इंडिया में जो है क्या आ जाएगा आपका? मुगल साम्राज्य की स्थापना इसके बाद हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का राज जो है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो ये देखो, अब मुगल एम्परर का ये पूरा चार्ट है। अब एक चीज आप याद रखो, जो मुगल एम्परर है ये स्टार्ट हुआ 1526 से, ये चलेगा कब तक? 1857 तक, है ना। 1526 से 1857, 1857 का जो रिवोल्ट होगा उसके बाद जो अंग्रेज हैं वो इंडिया में मुगल का जो पोस्ट है उसको क्या कर देते हैं? खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ जो बक्सर होगा 1757 वगैरह में, उसमें तो ये पेंशन पे रख देते हैं कि ठीक है चलो तुम पेंशन पे रहो, इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, लेकिन 1857 के बाद ये पोस्ट को ही क्या कर देंगे? खत्म। तो एक मुगल का भी हम देख लेते हैं टाइम पीरियड, कब से स्टार्ट हुआ? देखो 1526 से, ठीक है, कब तक चलेगा? बहादुर शाह जफर कब तक रहेंगे? 1857 तक। ठीक, तो देखो पहले आएगा बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यहाँ तक आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपको बाबर से लेके औरंगजेब तक याद रखना है। बाकी ये आपके सामने टोटल पूरे हैं, एक बार इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो चीज़ें आपको और भी अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक, चले अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर के नौरत्नों में शामिल नहीं था। हु वॉज नॉट एमंग अकबर नौरत्न? अकबर के नौरत्न में शामिल कौन से नहीं थे? देखो इसमें तो ऑप्शन काफ़ी इजी दिया हुआ है, इसमें जो आंसर ये चाणक्य है, क्योंकि चाणक्य जो है ये किस में थे? मौर्यन एम्पायर में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, है ना। तो बीरबल, तानसेन, अबू फजल तो थे ही। आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा मैं लिस्ट लाया हूँ, 9 रत्न, मतलब 9 ऐसे लोग जो अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते थे। जैसे बीरबल देखो, ये देखो फौजी, राजा मान सिंह, हकीम हुमाम, अबुल फजल, तानसेन, टोडरमल, रहीम दास और मुल्ला दो प्याजा, ये 9 ऐसे लोग थे जिनको बोला जाता है 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर। अकबर के दरबार में रहते थे और सभी अपने फील्ड में जो है काफ़ी क्या थे? फेमस थे, अच्छा अच्छा काम करते थे। तो ये 9 रत्न है, तो इसका जो आंसर है आपका ये क्या हो जाएगा? चाणक्य हो जाएगा, है ना। तो एक बार इन 9 नामों को आपको याद अच्छे से रखना है। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ताजमहल किसने बनवाया? बहुत इजी क्वेश्चन, ताजमहल किसने बनाया? इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो ताजमहल आपको किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। अब देखो लोगों को बस याद रखता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने और भी बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, जैसे लाल किला भी अगर आपसे पूछा जाए, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट भी किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। उसके बाद जो सबसे पुराना हमारा मस्जिद है, जामा मस्जिद, जामा जो मस्जिद है वो भी किसने बनवाया? शाहजहां ने। एक तो आपको ये बता दिया कि ताजमहल तो बनवाया, तो अब सोचो इतनी सारी चीज़ें अगर इसने बनवाया है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आर्किटेक्ट ऑफ मतलब इसके टाइम में आर्किटेक्ट जो है अपने चरम पे था, है ना। तो सबसे ज़्यादा आर्किटेक्ट का काम जो है, आर्किटेक्ट ऑफ मुगल, आर्किटेक्टर किसे बोला गया है? ये बोला गया है, आप याद रखोगे, शाहजहां को। अच्छा, शाहजहां ने किसके याद में बनाया था ये? तो मुमताज़ महल के याद में, देखो, है ना। ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, किसका? मुमताज़ महल के याद में ही ये बनवाया गया था। ठीक, याद रखेंगे। और भी जो मैंने आपको बताया, जिसके मैंने बताया कि रेड फोर्ट एक याद रख लेना, और जो सबसे पुराना हमारा जामा मस्जिद है ये भी। तो बहुत ज़्यादा इस कारण से आर्किटेक्ट इसको बोला जाता था। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मराठा साम्राज्य की जो राजधानी थी याद रखेंगे रायगढ़ थी। क्या थी आपकी? रायगढ़। बेसिकली रायगढ़ एक फोर्ट था, रायगढ़ क्या है? किला। तो रायगढ़ फोर्ट या रायगढ़ आप याद रखोगे। जो आपकी मराठा साम्राज्य जो है इसके फाउंडर कौन थे? तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे ये हमारे मराठा साम्राज्य के क्या थे? फाउंडर। ठीक, याद रखेंगे। और रायगढ़ जो है इसकी कैपिटल थी। इसके बाद जब पेशवा बनते हैं, क्या बनते हैं? आपको याद होगा कि मराठा में फिर आ जाएंगे हमारे क्या? पेशवा। तो पेशवा जब आएंगे ये अपनी राजधानी पुणे शिफ्ट कर देते हैं।
कहाँ कर देते हैं, पुणे। तो अगर आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि राजधानी रायगढ़ से पुणे किसने शिफ्ट की, तो ये पेशवा ने की। ठीक है, जैसे पेशवा बाजीराव है ना, ये सारे जो आए थे ये बाद में आए थे, वो मराठा से ही अलग होकर बने थे। पहले हमारे कौन सा डायनेस्टी आती है, आपकी मराठा डायनेस्टी ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो पहले तो आप याद रख लो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ कब, 1761 में। 1761 में किसके किसके बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई थी। इसमें जीतेगा कौन, ऑब्वियसली आप याद रखोगे इसमें अहमद शाह अब्दाली जो है आपका जीत जाएगा। दुर्रानी एम्पायर का ये राजा था, दुर्रानी एम्पायर का आपका राजा कौन था, अहमद शाह अब्दाली। और मराठा के बीच थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, देन उसमें 1761 में हुआ ये। ठीक है, देन उसमें जीत कौन जाएगा, अहमद शाह अब्दाली, अफगान था बेसिकली। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो है आंसर वो याद रखेंगे, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। हरिहर और बुक्का क्या थे, दोनों भाई थे। कब फाउंड किया गया, 1336 में। 1336 में। अभी जो अगर विजयनगर देखोगे तो अभी जो हमारा कर्नाटका का है ना, कर्नाटका का जो क्षेत्र है वो विजयनगर है ना। ये संगम डायनेस्टी से आते थे, किसमें, संगम, ये किस में आते थे, ये आपके संगम डायनेस्टी के आते थे। अभी कहाँ पे, ये हम्पी में। अभी कहाँ पे, ये हम्पी में। ठीक है, चलो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि हम्पी जो है ये हमारे इंडियन करेंसी के कितने रुपए के नोट पे हम्पी बना हुआ है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो हमारे जो कितने रुपए का नोट है जिसपे हम्पी की फोटो पीछे में बनी हुई है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलो नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो देखो प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 23rd ऑफ जून 1757 में माना जाता है प्लासी का युद्ध हुआ। अब देखें ये किसके किसके बीच हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखेंगे प्लासी का युद्ध। अब देखो 1777 में हुआ, तो याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज सिराजुद्दौला के बीच। किसके में, सिराजुद्दौला के बीच। देखो आपको ये नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच, सिराजुद्दौला। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से जो लड़ा था, इसका जो कमांडर था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और ये कहाँ का नवाब था, बंगाल का। ये था आपका नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। अब इसमें जो धोखा इसको दिया है ना, धोखा जो दिया, धोखा, इसका सेनापति था, इसका सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर, देखो यहाँ पे पूरी कहानी तो आपको नहीं बता सकता हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ वो 1757 में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमांडर थे उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला था ये नवाब ऑफ कहाँ का था, बंगाल का था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्टिफिकेशन किया था, किलेबंदी कर ली थी, किले बना लिए थे, जिसके विरोध में सिराजुद्दौला ने बोला था कि नहीं ये किले वगैरह मत बनाओ। और तो इसी कारण से इन दोनों के बीच में क्या हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी भी हो गई थी। एक रूम में बंद कर दिया था सिराजुद्दौला ने बहुत सारे लोगों को, है ना, बहुत सारे लोग मर गए थे। उसके बाद ही ये जो आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, इसमें जो इसका कमांडर था सिराजुद्दौला का मीर जाफर, इसने ये गद्दी के लालच में क्या कर दिया, धोखा दे दिया। और आगे चल के फिर इसमें ऑब्वियसली आप देखोगे कि कौन हार जाएगा, तो सिराजुद्दौला इस युद्ध में क्या होगा, सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाएगा। ठीक है, और सिराजुद्दौला के हारने के बाद आप देखेंगे कि जो नया नवाब बनेगा वो कौन बनेगा, आपका मीर जाफर बनेगा। लेकिन मीर जाफर भी बहुत ज़्यादा टाइम तक शासन नहीं कर पाता है ना। तो फिर आ जाएगा मीर कासिम वगैरह आ जाता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, देखिए एक चीज़ और मैं इसमें आपको बता देता हूँ, जस्ट यहीं पे आई है चीज़ें तो आपको एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ। एक तो आपका अभी हुआ बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, बैटल ऑफ क्या हुई, प्लासी। अब जस्ट इसके बाद आपका होगा 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। क्या होगा आपका, बैटल ऑफ बक्सर।
तो बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर अगर आप देखोगे तो ये कब हुआ आपका 1764 में आपका बैटल ऑफ बक्सर होता है। अब बैटल ऑफ बक्सर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड होगी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ेंगे, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और देखो कौन कौन आएगा, इसमें 3 लोग लड़ते हैं, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड जो था कौन था, ये मुगल एम्परर था, ये कौन था आपका मुगल एम्परर, ठीक है। उसके बाद सुजाउद्दौला, देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को, यहाँ क्या लिखा हुआ है मैंने, यहाँ लिखा है सिराजुद्दौला, ठीक है, और यहाँ फिर क्या है, यहाँ सुजाउद्दौला है, सुजाउद्दौला जो था ये नवाब ऑफ अवध था, नवाब ऑफ अवध, ठीक। उसके बाद मैंने एक नाम अभी आपको मैंने बताया था मीर कासिम, क्या नाम बताया था, मीर कासिम, मीर कासिम था नवाब का बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक। तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुई आपकी वो हुई 1757 में, जस्ट उसके बाद हुई बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी और ये 3 लोग जो है ये लड़े थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और ये 3 लोग जो हैं ये आपके लड़े थे, शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर था, सुजाउद्दौला जो है नवाब ऑफ अवध था, और मीर कासिम जो था ये नवाब ऑफ बंगाल था। ऑब्वियसली इसमें जो है अगर आप देखोगे तो मुनरो जो है, हेक्टर मुनरो जो है वो इन तीनों को हरा देता है, बिल्कुल इन तीनों को हरा देगा। उसके बाद जो शाह आलम है इसको बोल देगा कि भाई तुम्हारा बहुत हो गया, तुम पेंशन पे चुपचाप बैठो, तो इसकी पोस्ट को भी ले लेता है, क्योंकि जस्ट इसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, क्या होती है आपकी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसमें ट्रीटी किया जाता है। तो शाह आलम को भी पेंशन पे बैठा देता है, सिजाउद्दौला को भी बोलता हो गया तुम्हारा काम, और मीर कासिम को तो मार ही दिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसने की, शुरुआत रानी लक्ष्मीबाई ने की, बहादुर शाह जफर ने की, मंगल पांडे ने की, या तात्या टोपे ने की। तो देखो अगर शुरुआत की बात हो रही है तो शुरुआत याद रखोगे मंगल पांडे ने की थी, है ना। चर्बी वाले कारतूस आया था जिसमें बोला गया था गाय और भैंस की चर्बी है, तो जिस कारण से मंगल पांडे भी क्या थे, ब्राह्मण थे, इन्होंने भी मना कर दिया कि उसको दांत से खींचकर और बंदूक में भरा जाता था, तो मंगल पांडे ने भी मना कर दिया। ये फिफ्थ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये 5th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे, याद रखोगे। और इनने क्या कर दिया, इन्होंने जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे, है ना, बैरकपुर में ब्रिटिश इन्फेंट्री के 2 लोगों को क्या कर देते हैं, ये गोली मार देते हैं, कब 29 मार्च 1857 में, ठीक। उसके बाद इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है 8 अप्रैल को, देखो सारी चीजें मैं बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। 8 अप्रैल 1857 को ये क्या कर देंगे, मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा देते हैं, मंगल पांडे को क्या करते हैं, फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। अब जब मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, मंगल पांडे को जब फांसी पे चढ़ा दिया जाता है तो ये जो है भड़क जाते हैं लोग, क्या हो जाते हैं लोग, भड़क जाते हैं, है ना। और 1857 का जो विद्रोह है आपका ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 18th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसको अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 18th नंबर का जो क्वेश्चन आप देखोगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, ये हुई 1885 में। डेट भी याद रख लो, 28 दिसंबर, ठीक है। कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी बॉम्बे में, कहाँ हुई थी, बॉम्बे में। और ये क्यों स्थापना हो भी गई, अंग्रेजों ने क्यों उसको बोल भी दिया, क्योंकि इसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी सिविल सर्वेंट नहीं की थी, जिसका नाम था एलन एक्टूबियन ह्यूम, एओ ह्यूम बोलते हैं, है ना, पूरा लिख दे रहा हूं मैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, सब जगह आपको देखो एओ ह्यूम देखने को नहीं मिलेगा, है ना, एओ ह्यूम। तो ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट ही थे, इन्होंने किया था, इस कारण से उसको स्थापना की मंजूरी मिल भी गई थी 28 दिसंबर 1885 मुंबई में। अब देखो इसका जो पहला सेशन हुआ, ये हुआ आपका कोलकाता में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी बता रहा हूँ, कहाँ हुआ,
कलकत्ता में इसका पहला सेशन हुआ। और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो फर्स्ट सेशन हुआ था, इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ वो उसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष तो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बोमेश चंद्र बनर्जी जो थे, बोमेश चंद्र ऐसे लिखते हैं ना, बोमेश चंद्र बनर्जी जो है ये इसके पहले क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। याद रखोगे कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। स्थापना कब हुई, 1885 में एलन एक्टिवियम हुम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब आगे चल के 1967 में अगर आप देखोगे, 1907 में ये दो भागों में बढ़ जाएगा। 1906 में क्या बनती है, मुस्लिम लीग बनती है। मुस्लिम लीग बनने के बाद 1907 जो सूरत का अधिवेशन होता है उसमें ये दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट और मतलब गरम दल और नरम दल, है ना, दो भागों में बढ़ जाती है। फिर लखनऊ सेशन में फिर से एक साथ ये आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट इंडियन 1885 में एलन एक्टिवियम हुम के द्वारा इसको फाउंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। सती प्रथा एबोलिस्ट किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा हटाया गया। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और पहला आंसर लगा देंगे राजा राम मोहन राय। तो देखो राजा राम मोहन राय एक सोशल सर्विस वाले लोग थे, है ना, समाज सुधारक थे, उनके पास पावर नहीं था हटाने का, ठीक है। तो हटाया किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। हटाया किसने, हटाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हटाया। कब, तो ये याद रख लो 1829 में हटाया गया। कब हटाया गया, 1829 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेन जो की रिफॉर्मर थे वो कौन थे, की रिफॉर्मर बोल सकते हैं, मतलब किसके बोलने पे हटाया गया, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बोलने पे 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसको क्या हटा दिया गया, सती प्रथा। सती प्रथा क्या थी कि किसी का हस्बैंड अगर मर जाता है तो वाइफ को भी उस चिता में जिंदा जला दिया जाता है ना, उसको हटाया गया। नेक्स्ट देख सकते हो, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ठीक है। क्या हुआ आपका, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, 1905 में हुआ, है ना। दो कंट्री मतलब बांग्लादेश को दो भागों में बांट दिया गया, ईस्ट बांग्लादेश और वेस्ट बांग्लादेश। अभी जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांट दिया गया, अभी जो वेस्ट बंगाल है वो तो हमारा है ही, है ना। और जो अभी बांग्लादेश है पहले उसको क्या बोल दिया गया, उसको बोल दिया गया ईस्ट बंगाल, है ना। बाद में वो पाकिस्तान का हिस्सा बना और क्या बन गया, 1971 में बांग्लादेश बन गया। तो बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में, है ना। इसी के विरोध में देखो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि क्या मनाओ, तो रक्षाबंधन मनाओ। क्या मनाओ, रक्षाबंधन। हिंदू मुस्लिम मतलब इनको हटाया ही क्यों गया था, हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के, तो उन्होंने रक्षाबंधन का पर्व बोला था बनाने के लिए, ठीक है। तो याद रखोगे स्वदेशी मूवमेंट भी कब स्टार्ट हुआ, 1905 में स्टार्ट हुआ। और उस अच्छा ये किया किसने, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन ने गर्जन कर दिया, है ना, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया था, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट में क्या होता था, स्वदेशी मूवमेंट मतलब देश की चीज जो अपना बाइकॉट फॉरेन प्रोडक्ट्स, जो हमारे विदेशी प्रोडक्ट्स हैं उसको क्या करना है, हमें बाइकॉट करना है, वो सारी चीजें इसमें की गई थी, ठीक। चलो नेक्स्ट याद देख लेते हैं क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो इसके बारे में याद रखोगे कि ये हुआ पहले क्यों था, ये चीज आप याद रखें। जस्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था, तो कौन सा एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट भी कब आया आपका, 1919 में। रॉलेट एक्ट आने के कौन सा एक्ट आया, रॉलेट एक्ट आया। तो रॉलेट एक्ट में क्या था कि अरेस्ट कर लेते थे किसी को भी, अरेस्ट विदाउट ट्रायल, ना वकील ना दलील ना अपील, कुछ नहीं भैया, जिसको मन होगा उसको हम उसके घर से उठा लेंगे। तो बंगाल के दो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, बंगाल के दो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे। एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, और डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। इन दो जो है, इन दोनों को घर से ऐसे उठा लिया जाता है, कोई रीजन नहीं बताया जाता है। इनको उठाया जाता है 10 अप्रैल को, 10th of April, ठीक है। इसके जस्ट आप देखोगे
कि इसके जस्ट 3 दिन बाद, मतलब 13 ऑफ अप्रैल को, कब 13 ऑफ अप्रैल को बैसाखी का दिन था, है ना, बैसाखी का फेस्टिवल था। उस दिन अमृतसर में एक जगह है जिसको बोला था जलियांवाला, ठीक है, वहाँ पे लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पे क्या कर रहे थे, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उस प्रोटेस्ट में ही अंग्रेज आते हैं और इन पे दनादन गोलियां चला देते हैं, ठीक है। तो बैसाखी का फेस्टिवल था। रोलेट एक्ट में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर लिया, डायरेक्ट कर लिया गया। इसमें एक याद रखोगे कि ब्रिटिश कमांडर था रिजलैंड डायर। रिजलैंड डायर जो है ये अपनी साथ में आर्मी लेके आता है और क्या करता है, सब पे गोलियां दनादन चलवाने लगता है। इसमें मरते तो 1000 से ज़्यादा लोग हैं, है ना। हंटर कमीशन बैठाया जाता है, हंटर जो आयोग है इससे बैठाया जाता है। तो ये भी समझो कि रिजलैंड डायर जो है इसको बहुत सम्मानित करके ब्रिटेन भेज दिया जाता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, इसको सजा वगैरह नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? व्हेन वाज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखोगे कि जैसे ही देखो असहयोग आंदोलन शुरू ही कब हुआ था, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, एक तो ये हुआ, दूसरा रोलेट एक्ट आया, तीसरा सूफी आंदोलन हुआ। तो ये सब के कारण गांधी जी ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने 1 सितंबर 1920 को 1 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो गांधी जी का क्या कहना था कि भैया हमें जो है हिंसा नहीं करनी है, अहिंसित तरीके से हमें ये करना है। तो लेकिन ज़्यादा दिन तक ये चल नहीं पाता है, 1922 में ये बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि चौरा चौरी हत्याकांड हो जाता है। क्या हो जाता है आपका चौरा चौरी इंसिडेंट जो होता है। चौरा चौरी इंसिडेंट में क्या था कि कुछ लोग जा रहे थे, उस पर अंग्रेज सैनिकों ने कुछ उनको बोला और ये गुस्से में थे, इन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे बहुत सारे अंग्रेजी सैनिक जो है मारे गए थे। गांधी जी को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। उन्होंने बोला कि आज से असहयोग आंदोलन बंद। इसका विरोध भी बहुत लोगों ने किया कांग्रेस में। जैसे अगर आप देखोगे तो जो हमारे मोतीलाल नेहरू थे, है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया कि नहीं ये सही चल रहा है, क्यों आप बंद कर रहे हो। वो नाराज होकर इनसे अलग भी हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। तो चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद अगर आप देखोगे तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। स्टार्ट कब किया गया था? 1920 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो देखो इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चंपारण सत्याग्रह पहले था क्या, ये हम देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी इंडिया आए 1915 में, ठीक है। गांधी जी इंडिया कब आए? 1915 में। 1916 में वो जो लखनऊ का कांग्रेस का सेशन होता है उसमें वो जाते हैं, और पहला जो ये सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं 1917। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब से स्टार्ट हुआ? 1917 में, और उसी को बोला गया क्या आपका? चंपारण सत्याग्रह। उसी को आपका बोला गया चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कहाँ पे है? आपका बिहार में आता है। तो गांधी जी ने अपना जो सत्याग्रह स्टार्ट किया, चंपारण सत्याग्रह, बिहार से ही स्टार्ट किया था, ठीक। तो इसमें बेसिकली क्या था कि 3 कठिया सिस्टम लगाया था अंग्रेजों ने। इसमें अंग्रेजों ने 3 कठिया सिस्टम लगाया था। मतलब आपको अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पे किसकी खेती करनी है? इंडिगो की। किसकी? इंडिगो। इंडिगो क्या है? कलर आता था बेसिकली, ब्लू टाइप का कलर इंडिगो, उसकी खेती करनी, जिससे पहले कपड़ों को रंगा जाता था। तो इंडिगो खेती करनी है, इसके लिए इसको बहुत कम प्राइस भी मिलते थे, है ना, जिसके कारण यहाँ के जो किसान हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। तो गांधी जी गए यहाँ और इनको क्या करवाया? इनको जो नील की खेती के लिए इनको जो प्रेशर दे रहे थे उसको बोला कि नहीं अब ये नहीं करेगा। तो चंपारण सत्याग्रह में जो 3 कठिया प्रथा थी उसको किसने खत्म करवाया? गांधी जी ने। कब? 1917, ठीक है। याद रखो, तो नील की खेती से रिलेटेड क्या था आपका? चंपारण सत्याग्रह रिलेटेड था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की? अब देखो इसमें अगर आप देखोगे तो आज़ाद हिंद फौज की अगर स्थापना की मैं बात करूँ, इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना बेसिकली सुभाष चंद्र बोस ने नहीं करी थी। इससे पहले भी ये किया था आपका कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह ने रियल फाउंडर जो है वो कैप्टन मोहन सिंह है। बाद में कमांडर कौन आपके बनाए गए? सुभाष चंद्र बोस कमांडर बनाए गए। कहाँ किया गया था? सिंगापुर में।
कहाँ किया गया था ये? सिंगापुर में किया गया था। कब किया गया था? 1942 में, याद रखोगे, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस इसमें कब जोड़ते हैं? 1943 में। तो स्टार्ट किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, ठीक, 1942 में। आगे चल के जो सुप्रीम कमांडर इसके बनते हैं, ये आपके बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। 1943 में ये आप इसके क्या बन जाते हैं? सुप्रीम कमांडर बन जाते हैं, ठीक। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत के अंतिम वाइसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वाइसराय जो थे, आप सबको पता है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन प्लान ही लेके आया गया था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया, ठीक है। तो माउंटबेटन प्लान ही लाया गया था इंडिया पाकिस्तान को अलग करने के लिए। लॉर्ड माउंटबेटन जो है इंडिया के क्या थे? जो अंतिम वाइसराय बोल सकते हो। ये अब हमारा इंडिया तो आज़ाद हो गया 15 अगस्त को, है ना, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन ये 1948 तक इंडिया में रहे थे, ठीक है। इंडिया में रह के और इंडिया की चीज़ों को इन्होंने काफ़ी समय तक सोचा, व्यवस्थित करके चले, ठीक। सो आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम वीडियो बनाते रहेंगे। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।